जय श्री महाकाल। आज का टॉपिक में मैं लेकर आया हूं आज पुनः कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में घटित होने वाले अन्य विभिन्न राजयोग के अंतर्गत अन्य विभिन्न राजयोग में आने वाले दो राजयोग की हम चर्चा करने जा रहे हैं। दो राजयोग पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर टाइटल देख ही चुके होंगे कि वसुमती राजयोग और शुक राजयोग, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टाइटल को कि वसुमती राजयोग और शुक राजयोग, इन दोनों राजयोग पर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि अन्य विभिन्न राजयोग के अंतर्गत ये राजयोग आते हैं जन्म कुंडली में। तो सबसे पहले यहां पर डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा क्या है वसुमती राजयोग, कब इसका निर्माण होता है। अगर छठे भाव के स्वामी अर्थात षष्ठेश, छठे भाव में जो राशि होगी जन्म कुंडली में, उसके स्वामी या सातवें भाव के स्वामी अर्थात सप्तमेश, जो सातवें घर में जो भी राशि होगी उसके स्वामी जन्म लग्न की कुंडली अर्थात जो जन्म लग्न है जातक की कुंडली में, जन्म लग्न कुंडली में अपनी उच्च की राशि में, अपनी उच्च की राशि में दशम भाव के स्वामी के साथ, जो 10वें भाव में जो स्वामी है दशमेश के स्वामी के साथ नवम भाव में स्थित है। टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, दशम भाव के स्वामी नवम भाव में स्थित हो, यानी स्वामी के साथ है यहां पर के साथ नवम भाव में स्थित हो, तो यह वसुमती राजयोग का निर्माण जातक की कुंडली में घटित हो जाता है। इस योग में अगर किसी जातक का जन्म हो जाता है तो उसका क्या फल होगा। तो इस योग में अगर व्यक्ति का जन्म भी होता है तो 40वें वर्ष में उसका भाग्य उदय होता है और 49वें वर्ष से पूर्ण रूप से इसका भाग्य उदय हो जाता है वसुमती राजयोग के अंतर्गत जिस जातक का जन्म होता है। ऐसा धन, अधिकार इत्यादि की वृद्धि जातक के जीवन में होती है। तो ये वसुमती राजयोग का निर्माण इस प्रकार से घटित होता है। नेक्स्ट राजयोग पर हम चर्चा कर लेते हैं, शुक राजयोग। अब शुक राजयोग का निर्माण कब घटित होता है, तो अगर इसको देखा जाए, परिभाषा समझ लीजिए पहले डेफिनेशन। जन्म कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी अर्थात द्वितीयेश या नवम भाव के स्वामी भाग्येश, नौवें घर को भाग्येश बोला या धनेश बोल सकते हैं, धन भाव के स्वामी है दूसरे भाव के स्वामी द्वितीयेश के स्वामी चंद्रमा से केंद्रगत हो अर्थात केंद्र में बैठे हो, तो शुक राजयोग का निर्माण जातक की कुंडली में घटित हो जाता है। अब परिभाषा को वापस वंस अगेन रिपीट, यदि जन्म कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी, जो दूसरे भाव में जो राशि है उसके स्वामी, या नौवें भाव के स्वामी, जो नौवें घर में जो राशि है उसके स्वामी चंद्रमा से केंद्र में बैठे हो, केंद्र के घर कौन से होते हैं, 1, 4, 7, 10 ये भाव केंद्र के होते हैं, में बैठे हो, तो राजयोग कौन सा घटित होगा, शुक राजयोग। मान लीजिए उदाहरण के अनुसार हम यहां पर समझ लेते हैं। तो यहां पर मैं ऑलरेडी मैंने टेवा निर्माण नहीं किया, तो यहां पर बना लेता हूं, यहां पर समय लगेगा, प्लीज यू बैट। अब यहां पर आप टेवा देख पा रहेंगे, तो यहां पर आप टेवा देख पा रहेंगे, ये मिथुन लग्न की कुंडली है जातक की, जो 3 नंबर प्रथम भाव में लिखा, तो 3 नंबर की राशि होती है मिथुन राशि, तो लग्न क्या हो जाता का, मिथुन लग्न। ये उदाहरण के अनुसार टेवा है। और यहाँ पे मैंने जहां योग घटित होना चाहिए वो मैंने क्रम से एंटी क्लॉक
राशियां भर ली। 3 नंबर की राशि लगन में प्रथम भाव में 3 4 ऐसे करके मैंने क्लॉक वाइज ये राशियां फिल कर ली। अब परिभाषा में क्या है, दूसरे भाव के स्वामी भाग्यस्थान के स्वामी, ये भाग्यस्थान के स्वामी या दूसरे भाव के स्वामी, जहां मैंने टिक मार्क लगाया 4 नंबर लिखा है क्योंकि दूसरे भाव में कर्क राशि है। अब दूसरे भाव में जो राशि है कौन सी है, कर्क राशि, कर्क राशि के अधिपति या फिर 9वें भाव में जो राशि है उसके स्वामी। तो यहां पे दूसरे भाव के राशि के स्वामी की बात कर लेते हैं। दूसरे भाव के स्वामी चंद्र मास से केंद्र में हो तो सुख योग का निर्माण होता है। अब दूसरे भाव के स्वामी लॉर्ड बनते चंद्रमा। अब चंद्रमा से केंद्र में हो तो चंद्रमा जहां बैठे, यहां पर 4 नंबर लिखा है, उसके लॉर्ड चंद्रमा खाना नंबर 4 में बैठ गए, चौथे घर में बैठ गए, यानी केंद्र का घर है। अब यह राशि कौन सी, 3 4 5 6, यानी कन्या राशि हुई चौथे घर में। अब यहां पर बैठ रहे, केंद्र से चौथे घर में चंद्रमा से। अब चंद्रमा ही यहां पर है द्वितीय भाव के स्वामी। अब केंद्र में बैठे, केंद्र के घर में है चंद्रमा, तो यहां पर ये सुख राजयोग के अंतर्गत ये योग घटित होगा। या मान लीजिए 9वें भाव में जो राशि उसके स्वामी, मान लीजिए शनि देवता बनते हैं। अब चंद्रमा यहां पर बैठ गए केंद्र में। अब जो कि भाग्य 9वें भाव में जो राशि उसके स्वामी शनि देवता बनते हैं। अब चंद्रमा से केंद्र में बैठ जाए या 10th भाव में शनि देवता बैठ गए, क्योंकि 9वें भाव में कौन सी राशि है, कुंभ राशि, तो कुंभ राशि के अधिपति बनते कौन है, शनि देवता। अब चंद्रमा यहां पर बैठे केंद्र में। अब केंद्र से ही 9वें भाव की स्वामी की स्थिति केंद्र में होना चाहिए, क्योंकि केंद्र में ही शनि, केंद्र में ही हमारा चंद्रमा बैठ गए। जरूर नहीं है चंद्रमा केंद्र में ही बैठा, लेकिन चंद्रमा जिस भाव में भी बैठे हो उससे 9वें भाव में जो राशि है उसके अधिपति केंद्र में होना चाहिए। चंद्रमा 3rd हाउस में बैठ जाए। अब चंद्रमा से काउंटिंग करेंगे 1 2, तो दूसरे घर में बैठ जाए, अर्थात केंद्र के घर में आ रहे शनि, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, लगन में भी आ सकता है। तो ये केंद्र के घर में आना चाहिए जहां चंद्रमा बैठे। अब यहां पर शनि 9वें भाव के स्वामी बनते हैं, वो केंद्र में बैठ गए चंद्रमा से, तो सुख राजयोग के अंतर्गत ये कुंडली में निर्माण होगा इस योग का। अब इस योग में अगर व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो किस प्रकार से इसका फल होगा, तो इस योग में उत्पन्न जातक चिंता से मुक्त व सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होगा, सत्मार्ग पर चलने वाला, सत्कर्म करने वाला, और 16 वर्ष की जो आयु होगी उसकी उम्र, उसमें शुभ प्रभाव उसको देखना स्टार्ट हो जाता है। और अगर इसके टिप्पणी की अगर बात करें ना इस योग की, तो यह योग मीन व कन्या लगन वाली कुंडलियों में सबसे अधिक प्रबलशाली होता है, क्योंकि दूसरे घर के स्वामी व भाग्य स्थान के स्वामी एक ही ग्रह होगा, यानी कन्या लगन की कुंडली में यहां योग मीन लगन से भी अधिक शुभ फलदायी होता है, क्योंकि दूसरे भाव व 9वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह शुभ है, यानी शुक्र शुभ ग्रह है। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने जन्म कुंडली में घटित होने वाले अन्य विभिन्न राजयोगों के अंतर्गत वसुमती राजयोग और सुख राजयोग पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।